are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। सही साहब, पूरे देश में लोकसभा का इलेक्शन खत्म हो चुका है। अब प्राइम मिनिस्टर बनने की तैयारियां चल रही है। एनडीए गवर्नमेंट बनने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे जो इलेक्शन ये जो हुआ पूरे देश में, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? हाँ, ये जो इलेक्शंस वगैरह हुए हैं, सब लोग बोले मोदी जी वापस आने वाले, ठीक है, उनको हार्दिक शुभेच्छा। मगर मुझे अभी भी ऐसा इस तरह लग रहा है कि ये जो भी गवर्नमेंट बनाएंगे उन लोग, वो 1.5 या 2 साल में वापस गिर जाएंगे। उसके पीछे मैं रीजन ये बताना चाह रहा हूँ। बहुत सारे रीजन है, पर पहला रीजन तो ये है कि उसके जो साथी जो नायडू जी है और दूसरे अपने नीतीश कुमार जी है, ये दोनों जन ये ऐसे व्यक्ति है जो जिसके ऊपर भरोसा करना मतलब ये है कि बिल्कुल भी आप भरोसा नहीं कर सकते हो। रीजन क्या है? नीतीश जी के बारे में हमेशा उनको पलटूराम कहा गया है। 2025 में मतलब अगले साल बिहार में इलेक्शन है, तो बिहार में जब इलेक्शन होंगे तो जाहिर सी बात है वो अपने लाभ के लिए हो सकता है एनडीए का साथ छोड़ दे और वहां चले जाए। एक ये रीजन है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और नायडू जी तो अभी से बार्गेनिंग करने लगे, हमें फाइनेंस दे दो, हमें होम मिनिस्ट्री दे दो, हमें लोकसभा का स्पीकर पद दे दो, और 3-4 इतनी बड़ी बड़ी उनकी डिमांड हो गई है। तो अभी से ही मतलब जो एनडीए है वो शायद उनको रखे नहीं रखे, वो भी बहुत बड़ी बात हो रही है। तो अगले साल मुझे इस तरह से लग रहा है कि ये एक तो रीजन ये इलेक्शंस वगैरह है, और ये नायडू जी स्पेशल अपने जो आंध्र प्रदेश है उसके लिए स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं। स्पेशल स्टेटस का मतलब क्या है कि उनको जो भी गवर्नमेंट ग्रांट देंगी तो उसमें 90% ग्रांट ऐसी होंगी जो मतलब वो वापस स्टेट गवर्नमेंट नहीं भी देंगी तो चलेंगी। मतलब स्पेशल स्टेटस इस तरह से उन लोग मांग रहे हैं क्योंकि उन लोगों को कैपिटल वगैरह भी बनाना है, क्योंकि जैसे आज हैदराबाद उन लोगों के हाथ से चला गया है तो कैपिटल अभी कोई है ही नहीं। अमरावती वगैरह बना रहे हैं, उसको डेवलप करने में काफी खर्चा होने वाला है। तो इसके लिए स्पेशल स्टेटस का एक चीज मांग रहे हैं जो शायद मोदी जी नहीं देंगे। और इसी मुद्दे पर वो पहले भी 2014-2019 में उनको छोड़ के चले गए थे। तो मुझे ये रीजन से लग रहा है कि 1 या 1.5 साल में वापस शायद हो सकता है कि गवर्नमेंट ये नेशनल लेवल की गवर्नमेंट एनडीए की गवर्नमेंट शायद डूब जाए। आप कैसे कह सकते हैं कि 1-2 साल में एनडीए की गवर्नमेंट डूब जाएगी? हाँ, जैसे देखो, एक रीजन मैंने बताया है दोनों जन का। दूसरा भी ये मैं बोल रहा हूँ कि डिलिमिटेशन कमीशन है, डिलिमिटेशन। अभी डिलिमिटेशन कमीशन 1971 से जो ही अपनी जो 543 जो संसद है उस पर ही कार्य कर रहा था। हालांकि अभी इंडिया की जो आबादी है, आपको खुद को मालूम है कि 140 करोड़ के आजू बाजू हो गई है। तो अभी जितने भी सांसद है 543, उसमें से 200 सांसद और बढ़ने वाले हैं, लगभग 753 के आजू बाजू और सांसद बढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए यदि आपने देखा होंगे कि नया संसद भवन हमने बनाया हुआ है, तो नया संसद सदन जो बनाया हुआ है उसके अंदर की कैपेसिटी है 888 की कैपेसिटी है। 828 सांसद बैठ सके इतनी बस उन लोगों ने कैपेसिटी वाले बनाए। तो क्यों बनाया? उसके पीछे रीजन यही है कि कल उनके डिलिमिटेशन होता है और सांसद वगैरह बढ़ते हैं, तो उसकी वजह से ये इन लोगों ने बनाया। और सांसद जो है डिलिमिटेशन कमीशन के हिसाब से अगले साल मतलब 2026 के आजू बाजू ये जितने भी सांसद वगैरह है उन लोगों का डिलिमिटेशन करके वापस नए सांसद बनने की जो भी है प्रक्रिया हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और तीसरा ये मैं रीजन बता रहा हूँ कि इन लोग ने मोदी गवर्नमेंट ने 1/3 लेडीज आरक्षण की बात की थी। अभी जब सांसद बढ़ जाएंगे 750 के आजू बाजू हो जाएंगे तो उनको जैसे वैसे 250 लेडीज सांसद की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो उन्होंने जो आकलन दिया था मोदी गवर्नमेंट ने वो 2029 का दिया हुआ था कि 2029 में उन लोग लेडीज लोग को आरक्षण देने पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले साल तक ही ये अपने हिसाब से दे देंगे और अपनी एक छवि अच्छी बनाने की कोशिश में इन लोग हो सकता है कि 1-1.5 साल या 2 साल में वापस री इलेक्शन लेके और अपने हिसाब से एक नई गवर्नमेंट फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्योंकि इन लोग की जो वन नेशन वन इलेक्शन की जो कार्य प्रणाली है उसके हिसाब से इन लोग जो स्टेट के इलेक्शन है वो भी आगे पीछे कर लेंगे। जैसा मैंने आपको बोला बिहार में 2025 में इलेक्शन है तो उसको हो सकता है 26 तक टाल देवे। और जो बाकी के इलेक्शन यूपी में है, यूपी में 26 के आजू बाजू है इलेक्शन, 27 के आजू बाजू है, तो 27 को 1 साल और आगे करके 26 के आजू बाजू करके यूपी और बिहार में एक ही साथ इलेक्शन लेके वन नेशन वन इलेक्शन के हिसाब से हो सकता है 1-1.5 साल में नेशनल इलेक्शन भी उन लोग वापस लेके या गवर्नमेंट गिरने के बहुत चांसेस है। ये 2 चीज से मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इन लोग की जो सोचने का ढंग हो मोदी गवर्नमेंट का या अपना ये जो भी इन लोग जो गवर्नमेंट बना रहे तो उसके हिसाब से मुझे 100% ऐसा लग रहा है कि ये गवर्नमेंट ज्यादा स्थिर दे नहीं पाएंगी
और जो मुसलमानों पर भी जो अत्याचार वगैरह कर रहे हैं, संसद में जो उनके खिलाफ जो भाषण वगैरह कर रहे हैं, वो भी थोड़े कम हो जाएंगे। और जो बुलडोजर वाली नीति या जो भी यूपी में जो अभी चल रहा था, वो उस पर भी काफी लगाम आएगा। सीए, एनआरसी, एनपीआर, ये जो भी प्रक्रिया है वो थोड़ी या तो स्थगित हो जाएंगी या थोड़ी स्लो हो जाएंगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में अगर मोदी गवर्नमेंट अपने हिसाब से कोई भी कार्य कर नहीं पाएंगे, तो वो खुद भी जानबूझ करके जाएंगी और सोचेंगी कि वो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से ही ये करके और मध्यवर्ती चुनाव वगैरह उन लोग दिला सकते हैं। और लास्ट बात जो अरविंद केजरीवाल जी ने भी एक बार बोला था, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इन लोग के कॉन्स्टिट्यूशन, बीजेपी के कॉन्स्टिट्यूशन में खुद लिखा हुआ है कि 75 ईयर्स तक कोई भी नेता अपने हिसाब से काम कर सकता है, उनको वो पोस्ट होल्डर बन सकता है, उसके बाद उनको रिटायर होना पड़ेगा। जैसे अडवाणी जी और बहुत सारे लोगों का, मुन्नी मनोज जोशी और एग्जाम्पल दे रहे, तो सितंबर 2025 के आजू बाजू वो भी 75 ईयर्स के होने वाले। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज से मुझे ऐसा लग रहा है। और शेयर मार्केट का इंडिकेशन भी ऐसा बोल रहा है कि सरकार स्थिर चलने वाली नहीं है और बहुत जल्द से जल्द मध्यवर्ती चुनाव 1-1.5 साल में हो जाएंगे, चाहे गवर्नमेंट एनडीए बनावे या कोई भी बनावे, स्थिरता काफी कम रहेंगी। ये मेरा खुद का एक आकलन है जो मैं बता रहा हूँ। जिस तरह से इंडिया अलायंस का कहना है कि हम नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने नहीं देंगे, तो क्या लगता है आपको अगला प्रधानमंत्री का चेहरा क्या होगा, उसके बारे में हमारे दर्शकों को? नहीं, देखिए, अभी जो भी अपोजिशन या इंडिया वाले जो भी है, तो उन लोगों के पास अभी तक मेजोरिटी आई नहीं है। ठीक है, उन लोग भी शॉर्ट ऑफ मेजोरिटी है, तो उन लोग को भी अगर मेजोरिटी करने के लिए उन लोग को भी मतलब दाल आटे का भाव उनको भी मालूम पड़ेगा। और जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, तो वो मोदी का जो पहले एक क्या बोलते हैं उसको, एक रुतबा था, वो थोड़ा कम हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। मगर वो चाहते नहीं है कि मोदी चले जाएंगे तो अभी उन लोगों के पास कोई ईद कद का नेता है नहीं, अमित शाह के अलावा। और बहुत सारे लोग उनको बनाना नहीं चाहेंगे। आरएसएस भी अभी काफी मतलब उनसे थोड़ा दूरी बरत रही है। तो इस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि मोदी जी के खिलाफ कोई ऑप्शन नहीं है, और उन लोग हो सकता है उन लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके मोदी जी को 26-27 तक घसीटेंगे। और उसके बाद मैंने जैसे बोला 3-4 मैंने आपको पॉइंट बताया, उसके हिसाब से हो सकता है रिलेक्शन हो जाए। महाराष्ट्र के इलेक्शन को लेकर आपका क्या मानना है? पिछला इलेक्शन कैसा था? इस साल बहुत ही चेंजेस देखने को मिला, नकली शिवसेना, असली शिवसेना, के बारे में क्या कहते हैं? नहीं, बराबर है। महाराष्ट्र की जो जनता, स्पेशली मुंबई की जनता जो भी है, उन्होंने इस बार इस तरह के इलेक्शन फर्स्ट टाइम देखे हुए। पहली बात तो जब इलेक्शन अनाउंस हुए थे, उस टाइम पे इलेक्शन कमीशन ने खुद बोला था कि हम लोग सबको एक मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, पर हुआ एकदम बिल्कुल उल्टा। उन्होंने कांग्रेस की जो भी मतलब इनकम सोर्सेज है उस पर टाप लगा दी, उन लोग के खाते सीज कर दिए और बहुत सारे नेताओं को उन्हें जेल में डाला और अपने हिसाब से उन्होंने काम किया। और महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ, इलेक्शन से पहले उन्होंने थोड़ी बहुत तोड़फोड़ की राजनीति की होंगी, जिससे बहुत सारे लोग आए गए। और तो पब्लिक इस बार है ना, लास्ट टाइम के कंपैरिजन में वोट शेयर भी बहुत कम हुआ, पब्लिक खुद परेशान हो गई थी यहाँ की राजनीति देख के। और इस हिसाब से लास्ट टाइम तो 23 जगह जीतने वाली बीजेपी खुद 9 पे सिमट गई। तो इसकी वजह से उन लोग को भी इंटरनल एक सोचना पड़ेगा और अपने आप पर आत्मविचार करना पड़ेगा कि अभी नई सोच, नई समाज के साथ जाना पड़ेगा। हिंदू और मुसलमान को दोनों को एक बना के ही उन लोग को आगे जा सकते हैं। इस तरह की रणनीति करनी चाहिए थी। इस बार बीजेपी ने, आपको मालूम नहीं रहेगा, एक सीट दी थी केरला में, मल्लपुरम करके कोई एरिया है, और वहां से वो मुसलमान प्रत्याशी वहां हार गया था। तो इस तरह की अगर उन लोग रणनीति चेंज करते हैं और मुसलमानों को थोड़ा साथ ले लेते हैं और अपने हिसाब से अगर दोनों दिन साथ में रह के हिंदू मुस्लिम भेदभाव छोड़ के अगर नए महाराष्ट्र का, नए मुंबई का, नया इंडिया का अगर निर्माण कर रहे हैं, तो ये जो डेवलपमेंट के इश्यूज वगैरह है उसमें ज्यादा तरक्की होंगी। इस बार इन लोगों ने डेवलपमेंट का काम अच्छा किया था, मगर ना इन लोगों का डेवलपमेंट का कार्ड चला और ना ही हिंदू मुस्लिम का कार्ड चला। और यहाँ तक कि वो जो उन लोग का जो मंदिर इश्यू लेकर चल रहे थे, वहां से उन लोग का खुद का प्रत्याशी मुन्ना सिंह करके जो है वो खुद हार गए थे। आज जो दिल्ली में मीटिंग हुई, इंडिया ब्लॉक की हुई, एनडीए की मीटिंग हुई, तो क्या कुछ नतीजा निकला है? क्या मीटिंग का क्या कंक्लूजन था? वो कंक्लूजन तो ये निकला था कि उन लोग वापस सकारात्मक राजनीति करेंगे और सब पार्टी इकट्ठा होकर एक अखंड ऑपोजिशन देने के लिए उन लोग रेडी है। उन्होंने अभी तक गवर्नमेंट का क्लेम किया नहीं है, क्योंकि उन लोग के पास मेजोरिटी होने वाली जीतने चाहिए उन्हीं। और नंबर 1 पार्टी आज भी बीजेपी है। बीजेपी को 340 सीट मिली है, तो जाहिर सी बात है राष्ट्रपति सबसे पहले उनको ही, हाँ बराबर, तो राष्ट्रपति उनको ही सबसे पहले अपने हिसाब से उनको देंगे। 240 सीट के साथ ही उनका दायित्व सबसे ज्यादा बनता है। तो अगर वहां से अगर नहीं आ रहा है और कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है, तो इन लोग अपने हिसाब से दूसरे जो भी 14 जो एमपी बाकी बचे हुए हैं
तो 14 MP को उन लोग हो सकते हैं अपने हिसाब से रिजाने की कोशिश करें, जिसमें एमआईएम वगैरह बहुत सारी पार्टीज है, वायसा कांग्रेस के 4 है, तो बहुत सारी ऐसी पार्टी है जो इधर भी नहीं है उधर भी नहीं है, तो उन लोग को हो सकता है रिजाने की कोशिश की जाएंगी। मगर अभी फिलहाल तो एनडीए गवर्नमेंट बन गई, इतना मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। अगर मैं इतना बोल सकता हूँ कि आने वाले दिनों में ये जो भी जनता जागृत हुई है और लोगों ने जो भी अपने हिसाब से वोट दे के एक ऐसी असंतुलित सरकार दी है कि ताकि उसके ऊपर एक लगाम लगे, और आने वाले दिनों में भी सब लोग को, हिंदू मुस्लिम सब लोग को एक होकर अपने हिसाब से राजनीति के अंदर, जैसे मुसलमान लोग बहुत सारे राजनीति में आते नहीं, बीएसपी ने इस बार यूपी में 20 जगह मुसलमान को खड़ा करके एक नहीं जीता, और समाजवादी पार्टी ने 4 जन को टिकट दी तो 4 जन जीत गए। तो बात ये है कि हर मुसलमानों को एक इकट्ठा हो जाना चाहिए और अपने कॉन्स्टिट्यूशन बना के और अपने हिसाब से हर कदम में आगे बढ़े। तो हिंदू मुसलमान का ये ध्रुवीकरण करने वाले जो राजनेता है उन लोग की कोई चलने वाली नहीं है, और इंडिया स्पेशली भारत हमेशा तरक्की और प्रगति पथ करते रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है अगर दोनों दिन मिल जाएगा। आखिर में एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, एमएलए का इलेक्शन पहले होगा या कारपोरेट का इलेक्शन पहले होगा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए बात सही है कि नरेंद्र ये अपने फडणवीस साहब ने भी बोला था कि हम लोग पहले कॉर्पोरेशन के इलेक्शन ले लेंगे, और शिंदे साहब ने उसमें हामी ली। ये सिर्फ मुंबई के इलेक्शन की बात नहीं है, ये जितने भी इलेक्शन है बीएमसी के साथ साथ थाने म्यूनसिपालिटी वासी वगैरह टोटल मिला के कम से कम 1100 म्यूनसिपालिटीज ऐसी है जो ऑल ओवर महाराष्ट्र में उनका इलेक्शन अभी भी पेंडिंग है। तो लोग चाह रहे हैं कि इलेक्शन ले, मगर अभी देखो जो 26 तक तो ये टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी और ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शन है। उसके बाद अगर बारिश स्टार्ट हो जाएंगी तो मुझे नहीं लग रहा कि इन लोग कॉर्पोरेशन इलेक्शन ले पाएंगे, क्योंकि कॉर्पोरेशन इलेक्शन में भी अभी भी एक रिजल्ट आया नहीं है। जो ओबीसी का मुद्दा था अभी तक इधर हाईकोर्ट में पेंडिंग है वो अभी भी, तो उसकी वजह से मुझे नहीं लग रहा है कि पहले कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होगा मोस्ट प्रोबेबली एमएलए के इलेक्शन पहले होंगे, या दोनों इलेक्शन हो सकते हैं लोग साथ में ले। और जिस तरह से अभी यहाँ यूडीटी शिवसेना ने मुंबई पर एक दावा कर दिया है अपना, तो मुझे नहीं लग रहा कि ऐसी कंडीशन में, क्योंकि यहाँ इमोशनल वेव जो भी उन लोगों की तरफ चल रहा है, तो बीजेपी ऐसा कोई कदम लेंगी और जानबूझ करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। दोनों इलेक्शन साथ में लेंगे या तो थोड़ा आगे उन लोग पोस्टपोन करते रहेंगे, मुझे ये लग रहा है। तक हो जाएगा, 2 से महीने तक हो सकता है आपका? मेरे ख्याल से सबसे पहले तो अभी देखो अक्टूबर नवंबर में तो 6 महीने के बाद अभी इन लोग का इलेक्शन आ जाएगा एमएलए का, और उसके बाद हो सकता है कि पॉजिटिव अगर बीजेपी वगैरह इस तरफ आ रही है, उसका अलायंस आ रहा है, तो फौरन इलेक्शन इन लोग ले लेंगे दिसंबर जनवरी के आजू बाजू। अदरवाइज ये दोनों साथ में लेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर कॉर्पोरेशन जाहिर सी बात है वन साइड चले जाएंगे, और एक जो डीबीटी की तरफ की हवा है वही चलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट सलीम शेख हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।